हेलो एंड वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 का। और ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर के मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से एयर जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में एक ह्यूज ब्लैंकेट का काम करती है और हमें हार्मफुल यूवी रेस से यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचाती है। सेकेंडली हमने ये जाना था कि किस तरीके से एयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है सभी लिविंग बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। फिर हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था कि हमारी जो एयर है इसमें कौन कौन सी गैसेस घुली हुई है। तो इसमें हमने देखा था कि सबसे बड़ी मात्रा में जो गैस यहाँ पर होती है वो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अर्गन 0.93% और इसके सिवाय जो बाकी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, इन सबको मिलाकर के बनता है 0.04%। तो ये तो हुआ हमारे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस किस तरीके से होती है, और हमने जाना था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स विच इज लाइक ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है एक्सोस्फियर। और ये लेयर्स में सभी की हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था कि ये किस तरीके से काम करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम लोग जानने वाले हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेदर होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि सुबह काफ़ी गर्मी का एहसास होता है और शाम होते होते बरसात हो जाती है। कई बार सुबह सुबह धूप खिली होती है और शाम होते होते तक आसमान में बादल छा जाते हैं। यह सब होता है किसी जगह के वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से। और वातावरण में यह बदलाव जब जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम लोग वेदर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अनुमान लगाते हैं, क्रिकेट का मैच आने वाला होता है और हम लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या आज धूप निकली रहेगी या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा मैच के पहले बरसात हो जाए। तो ये एक स्पेक्यूलेशन हम लोग लगाते हैं कि पता नहीं आज का दिन कैसा होने वाला है। तो ये क्यों होता है? ये जो होता है वेदर चेंजेस जो होते हैं उनकी वजह से होता है। यानी कि फ्रिक्वेंट चेंजेस जो आते हैं कि मॉर्निंग में कुछ अलग लग रहा था, सनी डे था, और शाम होते होते तक कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो ये जो चेंजेस आता है एटमॉस्फेयर में वो होता है वेदर चेंज। Understood? We can say that weather is this hour to hour and day to day condition of the atmosphere। यानी कि हर घंटे होने वाले वातावरण के बदलाव या दिन प्रतिदिन होने वाले बदलाव को ही हम लोग कहते हैं वेदर। और एक हॉट और ह्यूमिड जो वेदर होता है वो किसी को भी इरिटेशन होने लगती है उस चीज़ से कि अगर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, चिपचिपाहट हो रही है, ह्यूमिड वातावरण हो रहा है तो कोई भी उससे इरिटेशन फील करने लगता है। वहीं एक प्लीजेंट वेदर वो होता है जब बहुत ही ब्रीजी होता है। और ये वेदर कैसा होता है, हमको उत्साह देने वाला होता है। यानी कि हमारा मन होता है वो बाहर घूमने का करता है और हमको बहुत ही चीयरफुल फीलिंग आती है। सो व्हाट weather is that weather can change dramatically from day to day, and however the average weather condition of a place for a longer time of period represents the climate। मतलब वेदर कंडीशन होती है डे टू डे, आवर टू आवर चेंजेस को हम कहते हैं। और ये जो चेंजेस हैं वो कई समय के लिए अगर बने रहते हैं, यानी कि अगर कहीं का वातावरण बहुत समय के लिए ठंडा है तो वो उस एरिया का क्लाइमेट कहलाता है। मतलब कि वो जो इलाका है वो कैसा है, बर्फीला है या कोल्डर रीजन कहलाता है। तो ये क्या हो गया, वहाँ का क्लाइमेट शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट वैसा है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? यानी कि आप लोगों ने जो डेली वेदर फोरकास्ट आप लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में या आपके मोबाइल फ़ोन्स में, गैजेट्स में आप लोग देखते हैं ना कि वहाँ पर शो करता है कि आज का वेदर हमारा किस तरीके से होने वाला है। यानी कि वहाँ पे फोरकास्ट हमको बताया जाता है कि मॉर्निंग का वातावरण कैसा होने वाला है। मीन्स मॉर्निंग का टेम्परेचर अगर आपका कम रहने वाला है या दिन में तापमान जाकर बढ़ने वाला है, या फिर एक डे कैसा रहेगा, सनी होगा, हॉट होगा, रेनी होगा, ह्यूमिड होगा।
तो ये क्या होती है, हमारी वेदर की फॉरकास्ट होती है, यानी कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डे का फॉरकास्टिंग रहता है कि वो पर्टिकुलर डे किस तरीके का बीतने वाला है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर। यानी कि दिन भर में हमको कितनी कोल्डनेस या हॉटनेस फील हो रही है, ये जो अमाउंट होता है, ये जो डिग्री होती है, वो कहलाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर दिन और रात का हमेशा वेरी होते रहता है, साथ ही साथ सीजन टू सीजन भी ये वेरी करता है। समर सीजन्स आर हॉटर देन विंटर्स, यानी कि समर सीजन जो होता है वो कंपैरेटिवली हॉटर ही रहेंगे एज कंपेयर टू विंटर्स, चाहे वो दिन का तापमान हो या रात का। एंड another important factor that influences the distribution of temperature is the insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the अर्थ, यानी कि जिस मात्रा में सूर्य की किरणें इक्वेटर के अबव जब पड़ती है तो उसका वहाँ का तापमान ज़रा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टूवर्ड्स द पोल्स, यानी कि पोल्स की तरफ जाते जाते उसका तापमान कैसा होने लगता है, कम घटने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो सनरेज पड़ती है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती है, वो स्लेंटिंग वे में पड़ती है, इसीलिए टेम्परेचर भी वेरी करता है। इसीलिए आपको ये पता होगा कि जो पोल्स की तरफ अगर जब हम बढ़ते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, तो वहाँ के जो रीजन्स होते हैं वो कोल्डर होते हैं, और वहीं जो रीजन इक्वेटर के पास में होते हैं वो टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा रहता है, यानी कि वहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से ये टेम्परेचर का बढ़ना या घटना इसी से तय होता है। सेकेंडली, अब आपको एक चीज़ ध्यान में आती होगी कि वहीं अगर हम लोग देखें सिटीज़ और विलेजेस की बात करें, तो सिटीज़ का टेम्परेचर जो होता है यानी कि वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं या सड़कें हैं वो सारी कंक्रीट की बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से जो वो सड़कें होती है या फिर पृथ्वी होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्व करती है। एक रीज़न ये भी होता है कि ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से और बिल्डिंग्स से कवर्ड होने की वजह से भी वो जल्दी ट्रैप कर लेता है हीट को, और इसीलिए देखा जाता है कि विलेजेस के कंपेयर में सिटी का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम ब्लू ब्लॉक्स पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज़ द डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस से मेजर किया जाता है, एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो हो जाता है वो कैसा स्टेट में आ जाता है, फ्रोजन स्टेट में आ जाता है। और वहीं अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है एयर प्रेशर। अब हम जानेंगे कि एयर प्रेशर क्या होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबोव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज, हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, यानी कि जब हम जो एयर का जो प्रेशर होता है वो हमारी बॉडी को ग्रेट फोर्स के साथ में प्रेस करता है, जबकि हमें हवा का दबाव कभी भी महसूस नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। चूँकि ये जो दबाव होता है वो चारों तरफा होता है, यानी कि सभी डायरेक्शन से ये होता है, और हमारी बॉडी भी उतना ही काउंटर प्रेशर लगा के उसको एक्सर्ट करती है, इसीलिए हमको ये कभी भी महसूस नहीं हो पाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, तो उतना ही तेजी से, उतना ही रैपिडली जो प्रेशर होता है वो घटते जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द हाइट, यानी कि जितना हम लोग लैंड की तरफ रहेंगे, जितना सी लेवल की तरफ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, और वहीं जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एयर का जो दबाव होता है वो घटते जाता है, कम होते जाता है। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी skies and wet weather. Understood? Then secondly, in areas having low temperature, that
एयर इज कोल्ड, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हवा कैसी रहती है, ठंडी होती है, एंड इट इज़ देयर फॉर हैवी, और ठंडी होने की वजह से वो कैसी होती है, भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, यानी कि उस जगह का तापमान, मतलब उस जगह का जो एयर प्रेशर होगा वो भी कैसा होगा, बहुत ही हाई होगा। एंड हाई एयर प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड द सनी स्काईज। ठीक है, यानी कि वहाँ का जो बादल होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे और वहाँ का मौसम कैसा होगा, सनी होगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, यानी कि हवा का दबाव हमेशा हाई प्रेशर एरियाज की तरफ से वो लो प्रेशर एरियाज की तरफ बढ़ती है। हमें पता है कि जब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जब चांद पे जाते हैं तो देयर इज नो एयर एंड हेंस देयर इज नो एयर प्रेशर, मतलब कि जब हम चांद पे जाएंगे तो वहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए वहाँ हवा का दबाव भी नहीं होता है, एयर प्रेशर होता ही नहीं है। और जब एस्ट्रोनॉमर्स जब वहाँ जाते हैं तो उनको एक स्पेशल स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता है, जिससे कि जो कि हवा से भरा हुआ हो व्हेन दे गो टू मून। इफ दे डिड नॉट वियर दिस स्पेस सूट्स, द काउंटर प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट एंड द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विंड। विंड जो होती है उसका मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ता जाता है। और जब हम देखते हैं कि विंड यानी कि हवा जब चलती है, जब उसका दबाव कम रहता है, यानी कि जब वो मध्य चलती है, उस टाइम पे क्या होता है, वो कई बार पेड़ों की जो ड्राई लीव्स होती है उसको गिरा देती है। और वहीं जब जो विंड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि स्टॉर्म के दौरान अगर हम देखेंगे, यानी कि जब तूफान आता है या विंड बहुत तेज़ी से चलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो बड़े बड़े पेड़ों को तक अपने साथ गिरा देती है, मतलब वो उनको तक अपरूट कर देती है। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away the smoke or the फाइन डस्ट, यानी कि छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फाइन स्मोक होता है वो उसको भी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। एट टाइम्स द विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हवा इतनी तेज़ चलती है कि हमें उसके अगेंस्ट चलना, यानी कि अगर हम हवा का दबाव अगर हमारी तरफ बढ़ रहा है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें चलना भी कठिन हो जाता है, हमारा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। Think of some other examples when the strong winds have created problems for you. These winds can be broadly divided into 3 types, यानी कि ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे 3 टाइप्स दे रखे हैं विंड्स के, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइप दे रखे हैं विंड्स के। पहला वाला है परमानेंट विंड्स, समझेंगे इसको। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स एंड ईस्टर। अब जानते हैं पहले टाइप के विंड के बारे में, जिसका नाम है परमानेंट विंड। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो विंड्स होती है वो कैसी होती है, जो साल भर में एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली ब्लो करती हैं। सेकेंड है सीजनल विंड। जैसा कि नाम से अगेन पता चल रहा है आपको, सीजनल विंड्स वो होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन में किसी डायरेक्शन में बहती है। फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया, यानी कि मॉनसून के समय जैसा भारत में होता है उस तरीके की हवा। फिर थर्ड है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड और अ डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि ये जो होता है वो पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर साल भर में एक आध बार होता है, जैसे कि लैंड और सी ब्रीज के टाइम पे। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर, लू, यानी कि जब गर्मी में जो हवा बहती है उसको हम कहते हैं लू। तो ये हमारी तीनों टाइप की विंड्स हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, नेचर्स परी, जो कि ओडिशा में, चूँकि ईस्टर्न कोस्ट पे, सी कोस्ट पे बसा हुआ है ओडिशा, तो वो हमेशा वहाँ पर साइक्लोन हिट करते रहता है। साइक्लोन यानी आप लोग सभी जानते होंगे तूफान।
जो आता है वो हमेशा वहाँ पे वो जो एरिया है वहाँ पे प्रोन रहता है, साइक्लोन ओरिजिनेट वहाँ पर होता रहता है। तो ये उसी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वहाँ कब कब किस तरीके से साइक्लोन आया था और वहाँ किस तरीके की हानि वहाँ पहुँची है और उसका मुख्य कारण क्या था। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बस वहाँ के पर्टिकुलर रीजन के बारे में बताया गया है, कहाँ कब क्या हुआ है इस तरीके से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोग खुद ही एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मॉइस्चर। तो जानेंगे सबसे पहले कि मॉइस्चर होता क्या है। तो जब पानी यानी कि वाटर जब इवोपरेट हो जाता है वाटर बॉडी से और डिफरेंट लैंड एरिया से, तो वह वाटर वेपर हो जाता है, यानी कि वो भाप बन के और उड़ जाता है। और जब यह एयर के साथ में कांटेक्ट में आता है तो वातावरण में एक मॉइस्चर यानी कि नमी बढ़ जाती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जैसे जैसे हवा वार्मर होती जाती है यानी कि गर्म होती जाती है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो भी बढ़ती जाती है। और इसीलिए वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है यानी कि जो नमी है वो भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और आप देखेंगे कि जब वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है यानी कि उमस बढ़ जाती है तो उस टाइम पे जो हमारे कपड़े हैं वो आसानी से सूखते नहीं हैं और हमारा जो पसीना भी होता है वो जल्दी से ड्राई नहीं होता है। और ये काफ़ी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है क्योंकि यहाँ पे हमको इरिटेशन फील होता है और हमारी बॉडी का जो पसीना है वो जल्दी से ड्राई नहीं होता, जो कि जिसकी वजह से हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। जब वाटर वेपर यानी कि भाप बन करके ऊपर जाता है तो एंड देन इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये ऊपर जाके क्या बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती है। और जब ये ड्रॉपलेट्स काफ़ी भारी हो जाती है तो ये इट्स टू हैवी, इट्स बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, यानी कि वो उसका जो उड़ना है हवा में वो इतनी भारी हो जाती है कि वो उड़ नहीं पाती है। और इनकी वजह से क्या होता है कि ये एक मासेस फॉर्म कर देते, क्लाउड का एक बड़ा मास फॉर्म क्रिएट कर देता है। और फिर जब ये काफ़ी हैवी हो जाती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि रेन के फॉर्म में वापस से धरती पर आ जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि आपने ये उसमें वाटर साइकिल में भी पढ़ा होगा कि प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस क्या होती है। यानी कि जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स मास क्लाउड का फॉर्म ले लेती है और अगेन उसका धरती पर आना रेन के फॉर्म में, ये प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन। आप लोगों ने देखा होगा जब प्लेन्स होते हैं जब वो हवा में उड़ते हैं तो वो अपने पीछे एक सफ़ेद धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। और चूंकि आप लोगों को अभी मैंने समझाया कि जितना ऊपर हम उड़ते जाते हैं तो हवा का दबाव जो होता है वो काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से ये जो धुआं होता है वो फैल नहीं पाता है क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे हवा का मूवमेंट नहीं होता है। एंड वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर for some time when there is no air movement to disturb it. Now see, precipitation that comes down to earth in liquid form is called rain, and most of the groundwater that comes from the rainwater only. और ये जो पानी होता है वो प्लांट्स को मदद करता है उनको प्रिजर्व करने में। और ये जो पानी होता है वो प्लांट्स प्रिजर्व करके रखते हैं अपने तने से, अपने जड़ों से। एंड व्हेन दिस ट्रीज ऑन द हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन एंड बेयर माउंटेन्स के कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज, यानी कि जहाँ पर ये पेड़ों का कटाई हो जाती है, जहाँ पे इसकी रूट्स इन पानी को नहीं अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाती है, वहाँ पर क्या होता है कि ये जो पानी होता है वो फ्लड बन के लो लाइंग एरियाज में ये फ्लड का फॉर्म ले लेता है और वहाँ पर बाढ़ का आना तय रहता है। और अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप की रेनफॉल बताई गई है, जो कि होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरेग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods takes place. यानी कि आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि पानी जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, हम सभी के लिए। एंड जो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर है
वो उस पे हमारा जो मैकेनिज़्म है वो डिपेंड करता है, हमारा जो पूरा जीवन चक्र है वो उसी पर डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबली। और जिस समय पानी कम गिरता है यानी कि रेनफॉल कम होती है तो वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी हो जाती है हर जगह, और कई जगह तो सूखा पड़ जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर यही पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर गिर जाता है तो वहाँ पर बाढ़ जैसी, फ्लड जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। एक बार ये हम लोग ब्लू बॉक्स पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है डिड यू नो दैट अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट और हेल। आप सभी ये बात अच्छी तरीके जानते ही होंगे। चलिए यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है एयर, ये यहीं पर फिनिश होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।